अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं और आप एक कोशिश करेंगे कि हम समझने की अटेम्प्ट करें कि ये डोनाल्ड ट्रंप चीज़ क्या है, ये मखलूक क्या है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक हमला किया, एक वर्बल डायरिया, वर्बल वॉमिट किया यूके के ऊपर कि नॉर्थ सी ऑयल का जो मामला है आपका, उसको लेके उन्होंने कहा कि यूरोप जो है वो डेस्परेट है एनर्जी के लिए। इसके बावजूद जो है वो यूके इनकारी है कि वो नॉर्थ सी ऑयल वाला मामला खोले अपना। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फील्ड्स इन द वर्ल्ड। ट्रैजिक। वो कहता है एबरडीन तो बूम करना चाहिए। नॉर्वे अपना नॉर्थ सी ऑयल यूके को बेचता है डबल कीमत के ऊपर। और ये एक तरीका है कि वो यूके के खिलाफ जो है वो डबल डबल पैसा कमा रहे हैं। क्या ये बेहतर नहीं है कि वो नॉर्थ सी के पर्पसेस के लिए, एनर्जी पर्पसेस, नॉर्वे के बजाय जो है वो यूके को होना चाहिए। ड्रिल बेबी ड्रिल। ड्रिल करो ऑयल निकालो। और एब्सोल्युटली पागलपन है कि ये नहीं हो रहा। और मैं कहता हूँ नो मोर विंड मिल्स। ये कोई रिन्यूएबल एनर्जी वाला मामला हमने नहीं लेके चलना। ये क्या वजह है डोनाल्ड ट्रंप रिन्यूएबल एनर्जी के खिलाफ क्यों, और ये क्या बात हो रही है? ये बेसिकली एनर्जी इंडिपेंडेंस की बात है। नॉर्थ अमेरिका ने अपने आप को एनर्जी इंडिपेंडेंट कर लिया हुआ है। ये बात कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा का कंसोर्शियम जो है। आप कहेंगे वो तो एक मुल्क नहीं है, वो दो अलग मुल्क हैं। ये आपको लगता है, हकीकत इसमें कोई हकीकत से बहुत दूर है। अमेरिका का जो एम्पायर है वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के अक्सरियत हिस्से के ऊपर बशमूल ग्रीनलैंड में आर्कटिक वाली टेरिटरी, अब वो उस डायरेक्शन में चल पड़ा है। उसके लिए एनर्जी इंडिपेंडेंस बड़ी ज़रूरी है। अगला स्टेप क्या है? डोनाल्ड ट्रंप सूद का रेट नीचे क्यों लाने की कोशिश कर रहा है? पिछले दिनों फेडरल रिजर्व के उसने चेयरमैन को उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवा दी जब उसने उसकी बात नहीं सुनी। वो इंटरेस्ट रेट्स नीचे लेके आना चाह रहे हैं बिकॉज वो चाह रहे हैं कि एक डोमेस्टिक बोरोइंग बढ़े और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को वो सेटअप करें, और वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह से आगे अगर उसकी मिसाल दूँ, जी जिनपिंग के बारे में बात करते हुए कहते हैं मेरे पास एक भी चाइनीज़ कार कंपनी नहीं पूरे अमेरिका के अंदर। चाइना यूरोप की कार कंपनियों को ज़िबा कर चुका हुआ है। शी एक ऐसा आदमी जिसको तेल चाहिए, हमें नहीं चाहिए। मैंने लेटर लिखा शी को, ख़त लिखा। मैंने कहा कि तुम ईरान को असला देना बंद करो। उसने मुझे ख़त में कहा कि ऐसी वो कोई काम नहीं कर रहा और वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि कितनी और देर ईरान ज़िंदा रह सकता है, लेकिन मेरे ख़्याल में करीब है कि वो ख़त्म हो जाए। और मुझे लगता है ख़त्म हो ही गया है। तुम्हें पता है, यू नो व्हाट, बट अगर मैं, इफ़ आई पुल्ड द स्टेक्स अप राइट नाउ, अब मैं उनको 20 साल लगेंगे कम से कम मिनिमम। अगर अभी भी मैं लड़ाई बंद कर दूँ तो 20 साल तो मिनिमम लगेंगे उनको वो मुल्क बनाने में। और अभी तो हम ख़त्म नहीं हुए, अभी तो हमने काम शुरू किया है। लेकिन देखते हैं आइंदा आने वाले टाइम में क्या होता है। ये दो बातों को मैच करें तो क्या होता है? डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि यूरोपियन कार्स यानी कि BMW, ऑडी, वोक्सवागन, मर्सिडीज, ये सारी कंपनीज जो हैं इनको छुरी फेरी आके चाइनीज़ कंपनी ने। इसकी बड़ी मिसाल ये MG जो एक बिलवर्ड यूके का ब्रांड है गाड़ियों का, मॉरिस गराज, वो किसकी मिल्कियत में आज? वो चाइनीज़ मिल्कियत के अंदर है। तो या आपकी यूरोपियन कार कंपेटिटिव नहीं रहती, जो ये नई मार्केट है इलेक्ट्रिकल वाली, ये वो सारी, या क्योंकि चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग में इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, या वो आप बाय आउट हो जाते हो। अमेरिका में इसके बरक्स है। आप सब हमें टेस्ला की मिसाल देते हैं, लोग बड़े लाडले हमारे प्यारे भैया के कहते हैं इलोन मस्क जैसी इनोवेशन करें। ये एक ऐसी इनोवेशन है कि जिसको सरकारी सब्सिडी चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। हकीकत ये दोस्तों कि फ्री मार्केट नाम की चीज़ होती कोई नहीं है। कोई ऐसी कम्पिटिटिव मार्केट प्लेस नहीं है इल्ला माशाल्लाह, सिवाय कि लिमिटेड कैपेसिटी के अंदर, ऑन अ लॉन्ग इनफ टाइम लाइन, ऑन अ लॉन्ग इनफ लार्ज इनफ स्केल, सारी कंपनियां जो है घूम घुमा के सरकार के ही एलाइज निकलते हैं। टेस्ला प्रैक्टिकली सब्सिडीज के ऊपर सर्वाइव कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने इशारतन बता भी दिया कि मैं हूँ उसको जो जिंदा रख रहा हूँ। जो चाहे वो फोर्ड बिजली वाली गाड़ी बना रहा हो, चाहे GM मोटर बना रहा हो, चाहे वो टेस्ला बना रहा हो, इंपोर्ट्स पे सख्तियाँ और लोकल गाड़ियों को रहते कार्बन टैक्स के नाम पे और क्या क्या। तो ये दो बातें मिला के आपको समझ आएगी कि डोनाल्ड ट्रंप अपने वाहिद यूरोपियन एलाई जो बच गया है, यूके को इशारा कर रहा है, प्रेशर डाल रहा है उस पर, कियर स्टारमर पे, जिसने इनकारी था कि मैं आपकी इस लड़ाई में शामिल नहीं होऊंगा, मैं इस ज़माने का टोनी ब्लेयर नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं टोनी ब्लेयर से भी बदतर हूँ। मैंने इधर को ना उधर को, मैं किसी काम का नहीं हूँ। कियर स्टारमर मेरे ख्याल में हिस्टोरिकली यूके का सबसे यूजलेस प्राइम मिनिस्टर है। इवन कि वो अमेरिकन एम्पायर की लड़ाई में भी साथ शामिल नहीं हो पा रहा, वो इतना बेकार है। तो ये उनका वो थ्रेट। दूसरी तरफ आप फिर देखें यूरोप को टॉन्ट। डोनाल्ड ट्रंप कहता है इस पोप लियो को बताता है कि ईरान ने 42,000 आदमी मारा है। मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं उस्ताद। 5 से 6 हज़ार मैक्सिमम का फिगर है। पर चलें हम ये भी मान लेते हैं आपकी बात। 45,000 मासूम
निहत्थे आदमियों को मारा है, प्रोटेस्टर्स को मारा है सिर्फ 2 महीने के अंदर। और अब ईरान अनकरीब न्यूक्लियर वेपन बनवाने लगा है, और ये एक बिल्कुल नाकाबिले कबूल बात है। आपको बहुत शुक्रिया इस मेरी बात पर तवज्जो फरमाने का। अमेरिका वापस आ चुका हुआ है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प। अमेरिका इज़ बैक, अमेरिका वापस आ चुका हुआ है। ये क्या है कि जैसे कि इल्यूजन ये बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि नेटो और यूरोपियन यूनियन एक बोझ थे अमेरिका तले, और अमेरिका दबी जा रहा था इनके नीचे, और वगैरह वगैरह वगैरह। हालांकि इसके बाद बरक्स है, ये यरगमाली थे अमेरिका के, और ये ऐसे यरगमाली थे कि जो अपनी गुलामी को दोनों हाथों से सलूट मार के कबूल करे हुए थे, क्योंकि नेटो की छतर छाया के अंदर बेसिकली अमेरिका की छतर छाया मिलती थी इनको। ये नेटो के बंद होने के हकमंद ख्वाहिशमंद नहीं है। रूस की जंग जो छेड़ी है इनके अंदर उस कौमों ने, उन ग्रोहों ने छेड़ी है जो नेटो को मुस्तकिल चलाना चाहते हैं। वो और बात है कि अमेरिका ने वो जंग साथ छेड़ के उनको अबैंडन कर दिया अब अपने हाल के ऊपर। तो बेसिकली वो रेटरिक के अंदर ये फ्लिप कर रहा है। मिसाल तौर पे आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप कहता होता है कि मैं नेटो को इतने पैसे देता हूँ, मैं ईयू को इतने पैसे देता हूँ, मैं चलाता हूँ ये मुल्क, मैं चलाता हूँ ये दुनिया, मैं नहीं पैसे देता आइंदा से। रुको ज़रा, सब्र करो। हकीकत यह है कि नेटो ने सारी इनकी जो जंगें लड़ी हैं वो बेसिकली अमेरिका के बेहस्ट पे लड़ी हैं। तो अमेरिका अपनी पॉलिसी को परसू करने के लिए ये पैसे खर्च कर रहा था, बट डोमेस्टिक वोटर को बताने के लिए अब वो ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि नहीं, मैं जो हूँ वो तुम मैं तुम्हारे बोझ तले अब नहीं दबूंगा। अमेरिका इज़ बैक, यानी अमेरिका वापस दोबारा नेशनलिस्ट फ्रंट बन गया। ये पोप को बार बार हिट करना क्यों है? पोप इज्तिमाई यूरोपियन आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरे नंबर पे पोप अमेरिका के अंदर बैठे हुए कैथलिक्स की जान की धड़कन है। कैथलिक वोट जो है उससे डोनाल्ड ट्रंप को डर लगता है। डोनाल्ड ट्रंप को जो वोट मिला है वो मिला है प्रोटेस्टेंट का वोट। प्रोटेस्टेंट वो ईसाई होते हैं जो मार्टिन लूथर की लड़ी से चलने वाले, वो वहाबी होते हैं बेसिकली ईसाइयों के। बेसिकली वो अहले हदीस हैं ईसाइयों के प्रैक्टिकली, कि वो खुद किताब पढ़ो और ख़ुद ही मैं कुरान हदीस या मैं खुद ही बाइबल पढ़ के आपको बता दूंगा। बल्कि हमारे प्यारे अली भाई फ़खरिया कहते हैं कि मैं जैसे मार्टिन लूथर किंग हूँ। अगर इसकी तारीख का हवाला होता उनको शायद वो ये मिसाल कभी ना देते अपने आप के लिए। वो मतलब अंदाज़ा नहीं है कि शायद वो किस आदमी से अपने आप की तशबीह जोड़ रहे हैं। मार्टिन लूथर वाली जो जो प्रोटेस्टेंट वोट है बेसिकली वो सारा सारे का तमाम ज़ायोनिस्ट वोट है। क्योंकि जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन है, क्योंकि वो किताब और सुन्नत से जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कोट एंड कोट में उस ज़ुबान में बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो मजहबी बुक जो बुनियादी टेक्स्ट है उससे जुड़ा हुआ नहीं है। वो राय बिल्कुल ऐसे राह चलता हुआ भटकता हुआ है। जिस तरह से ये वाबियों के अंदर ज़ायोनिज़्म आया, उस तरह से इनके अंदर भी 200 साल से 250 साल से एक बाकायदा कंसर्टेड एफर्ट के तहत ज़ायोनिस्ट लॉबी बनाई गई है, और सबसे तगड़ी और अक्सरियत लॉबी भी इन ईसाइयों पर मुश्तमिल है। कैथलिक वोट जो है यानी इटालियन, जर्मन नस्ल के और आयरिश नस्ल के, ये 3 बड़ी नस्लें, और चौथी एक छोटी नस्ल है, तादाद में तो ज़्यादा है लेकिन उनकी अहमियत कम होती है, जो ये लतीनी अमेरिका से आने वाले मेक्सिको वगैरह इन तमाम मुल्कों से, वो कैथोलिक होते हैं। 4 कैथोलिक बरादरियाँ हैं अमेरिका की, और सबसे अच्छा नंबर्स वाइज सबसे बड़ा मज़हब नहीं है अमेरिका में, लेकिन आदाद व शुमार के अंदर प्रैक्टिस करने वाले यानी ईसाई जो हैं वो सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर भी और अमेरिका के अंदर भी वो कैथोलिक मज़हब है, और वो 4 कौमों पर मुश्तमिल है, और ये फेयरली कामयाब कौमें हैं। जर्मन कैथलिक, आयरिश कैथलिक और इटालियन कैथलिक और इवन लैटिन अमेरिकन कैथलिक, इनमें से कोई भी भूखी नंगी कौम नहीं है। यानी चाहे वो लेबर कर रहे हों, चाहे वो टेक्निकल जॉब्स में, चाहे बड़े शहरों के अंदर हों, ये अच्छी सॉलिड वाइट कम्युनिटीज़ हैं या वाइट एडजेसेंट कम्युनिटीज़ हैं या यूरोपियन एडजेसेंट कम्युनिटीज़ हैं। इन्होंने लास्ट 2 बड़े अपने सदर कैथलिक बनाए हैं, एक जॉन एफ कैनेडी और फिर उसका कत्ल हो जाना, वो इनके लिए बहुत बड़ी शहादत है, बहुत बड़ी मार्टरडम है, और वो बड़ी मोहब्बत करते हैं उससे, वो जैसे इनके लिए सुपरस्टार होता है घरों के अंदर। और दूसरा जो बाइडन का कैथोलिसिज्म उसकी फोर फ्रंट ऑफ हिज रेटरिक और उसकी पब्लिक पर्सोना में नहीं हिस्सा था, इसकी वजह से उसको वो मोहब्बत नहीं मिली। लेकिन आने वाले दिनों में कैथलिक से हमदर्दी रखने वाला या कैथलिक कोई कैंडिडेट सामने आ जाए तो आप मुझे बताएं, तो आप वो किसका वोट ले जाएगा? और वो ऐसा कौन सा कैंडिडेट है? वो है जेडी वैंस। अब जेडी वैंस, लेकिन क्योंकि वो लॉबी का आदमी है, वो ऐसा कैथोलिक है कि जो लॉबी की बिल्कुल जेब के अंदर है, क्योंकि पीटर थील जो है कंपनी वाला, जो ये है पैलेंटियर कंपनी वाला यहूदी, इसी ने इसको पाला पोसा है। पीटर थील इसके उस्तादों में से एक माना जाता है। तो जेडी वैंस ने भी जवाब दिया, यानी ये वाजे किया कि मैं यूरोपियनिज़म या यूरोपियनिज़म कहते हैं इसको, जहाँ यूरोप की तरफ इनका ज़्यादा रुझान होता है अमरीकी हुकाम का, मैं उस यूरोपियन से मुतासर नहीं हूँ, मुझे पॉप शॉप से कोई गर्ज नहीं, दीन बाद में गया, धर्म बाद में गया, सबसे पहले मैं अमेरिकन हूँ। तो जेडी वैंस ने सख्ती से जवाब दिया कि
क्या खुदा भी अमेरिकनों की साइड पे था जब उन्होंने फ्रांस को नाटसियों से बचाया, नाटसी जर्मनी से? अब ये क्यों उसने फ्रांस का हवाला दिया? बिकॉज़ फ्रांस जो है वो कैथोलिक आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा गढ़ है। कैथोलिसिज़्म के बड़े गढ़ों में से, जिस तरह इटली है ना, उस तरह कैथोलिसिज़्म का एक बड़ा गढ़ फ्रांस है। अब ये उसको पुश बैक दे रहा है, जबकि पोप ने कहा कि कोई भी जो ईसा अलैहिस्सलाम का वो मानने वाला उनका शागिर्द है, तो वो अमन का ही वो पैगाम लेके आता है, अब डोनाल्ड ट्रंप की तरह नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप अब देख रहे हैं, अब नोटेबली उसने 1-2 पोस्टें अपनी डिलीट भी की हैं, बिकॉज़ वो मज़हबी गुस्ताखी के ज़ुमरे में चली गई थी। उसने जो पोस्ट लगाई थी, जहाँ पे वो नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक ईसाइयों के तस्वुर ईसा के अंदर अपने आप को उसने पेंटिंग में एआई स्टाइल डाला हुआ था। अब आप ये बात देखें कि वहाँ पर भी अभी सईद मुज़म्मिल को कोई फ़ोन करे जल्दी से कि वहाँ पर भी ब्लास्फेमी पॉलिटिक्स होती है। जल्दी से उनको बताया कि वहाँ पर भी मज़हबी टच वाली सियासत होती है, और वो जाके उसको क्या गिरियाँ मातम जाके इस्लामाबाद, कराची कौंसलेट वगैरह के एम्बेसी के बाहर जाके करे, कपड़े फाड़ने चाहिए कम से कम पाकिस्तानी लिबरल को। कम से कम एट द मिनिमम मैं डिमांड कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी लिबरल कपड़े फाड़े अपने वहाँ जाके। और ये जो ब्लास्फेमी पॉलिटिक्स हुई है, आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप को पोस्टें डिलीट करनी पड़ी हैं अपनी। ये कैसी आज़ादी राय है, ये कैसा मुल्क है, हम कैसी कौम है कि अमेरिकन सदर को भी माफ़ी मांगनी पड़ती है, अपना पोस्ट डिलीट करना पड़ता है। हैं जी? माफी नहीं मांगी लेकिन नहीं, माफ़ी ये दिस इज़ एज़ क्लोज एज़ टू माफ़ी मांगना। असली में वहाँ कोई गाज़ी नहीं है ना यार, वहाँ गाज़ी नहीं है ना यार। ये देखो ना, ये बातें होती हैं। अब आप लोग किन-किन अपनी नेमतों को अपने रब के ठुकराओगे हैं, कि वहाँ ऐसे वो बगैरत हैं कि यार माज़ अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इस तरह गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, जो गॉड है उनका। यानी ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को वो अल्लाह का बेटा मानते हैं, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। वो ठट्ठे मज़ाक कर रहे हैं। तो मैं अपील करता हूँ कि कोई अगर गाज़ी बैठा है माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, माज़रत, मैं गज़ लतीफ़ा सूझ गया, मुझे बुरा लतीफ़ा है, लेकिन हकीकत यही है दोस्तों कि अमेरिका बेसिकली जो कैथोलिक वेक्टर है उसके ज़रिए बुली कर रहा है यूरोप को, और ऑब्वियसली इकोनॉमिक वो सारे फैक्टर्स तो हैं ही हैं। और जो एनर्जी क्राइसिस है वो थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चर किया उसने कैसे किया है? रूस से जंग छेड़ के, और बराह रास्त जो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है, जो शानदार किस्म के तरीके से तेल वगैरह ला रही थी यूरोप के अंदर, उसको खुद सैबोटाज कर दिया, फाड़ दिया उन्होंने। इट हैज़ मैन्युफैक्चर्ड अ पोजीशन जहां अमेरिका अगर अबेंडन भी कर दे यूरोप, तो यूरोप फिर भी दुम हिलाता हुआ अमेरिका के पीछे पीछे भागता हुआ आएगा। ये है बड़ी एक, मेरे ख्याल में बड़ी मास्टरफुल चाल खेली है यूरोप के एतबार से। जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 और क्रिश्चियन बेल की साइफाई एक्शन मूवी इक्विलिब्रियम के दरमियान क्या कॉमन है? इमीडिएटली देखते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं, लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि ये दोनों थीमेटिकली एक चीज़ के बारे में, वो है डिस्टोपियन गवर्नमेंट, जिसको बिग ब्रदर भी कहते हैं। जो बिग ब्रदर जो हमेशा देख रहा होता है आपको। बिग ब्रदर का चर्चा तो बहुत है आजकल पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड थीम्स को समझने के लिए हमने द क्लब बनाया है, क्योंकि पहले तो सिर्फ एक बुक क्लब हुआ करता था पिछले 1-1.5 साल के लिए, लेकिन अब हमने उसको एक यूनिवर्सल क्लब बना दिया है, इसके अंदर किताबें, पॉपुलर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, आर्टिकल्स, पब्लिश्ड पेपर्स, इन सारों का मजमुआ बना के हम थीमेटिकली मंथ टू मंथ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक ग्रुप सेटिंग के अंदर एक कम्युनिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, eonpodcast.com पे जाएं और अपनी मेंबरशिप परचेज करें, ताकि हम जुमे के जुमे आपसे मुलाकात कर सकें। सी यू देयर इंशाल्लाह। अब आज की जो 2 बड़ी स्टोरियां हैं मेरे पास, वो मैं आता हूँ। वो है एक नेतन्याहू का टॉन्ट करना, वो आप वीडियो आप सबने देखी होगी। नेतन्याहू खुल के अपनी और ख़ुद ट्रांसलेट करके उसने लगवाई है ये वीडियो अमेरिका इजरायली हुकूमत की जानिब से, कि मैं उसकी स्टेटमेंट को मिक्सअप नहीं करना चाहता, मैं एग्जैक्ट पढ़ के बताता हूँ आपको। मेरी कल बात हुई जेडी वैंस से, यानी नेगोशिएशन के टाइम पे, और वो मुझे अपने जहाज़ से बता रहा था जब वो इस्लामाबाद से वापस जा रहा था वाशिंगटन, कि उसने मुझे तफसीली गुफ्तगू में बताया कि ये एडमिन जिस तरह के ये एडमिन ट्रंप की रोज़ाना तौर पे करती है नेगोशिएशन से मुतल्लिक, यानी रोज़ ये एडमिन मुझे डिक्टेशन मेरी मानती है, सुनती है, मुझे बताती है कि क्या हो रहा है एक एक काम। और इस केस में जो है वो जो धमाका हुआ है नेगोशिएशंस में, जिसने बर्बाद कर दिया नेगोशिएशंस को, वो ईरान की जानिब से नहीं हुआ, वो अमेरिका की जानिब से हुआ। यानी वो फ़ख्रिया ये बता रहा है कि ये मैंने करवाया उनसे, और क्योंकि वो ईरान की सराहतन जो वायलेशनें हैं उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अग्रीमेंट नेगोशिएशन में जो तय हुई थी ना कि फायरिंग बंद होगी और ईरान जो है ब्लॉकेड खोल देगा,
तो चूंकि उन्होंने ये काम नहीं किए तो ईरान ने बहुत सख्ती की, अमेरिका ने ईरान के ऊपर। अमेरिका नहीं कबूल कर सकता ये। और उसने ये भी वाज़ेह किया जेडी वैंस ने मुझे कि मेन इशू जो है एजेंडा का वो ट्रंप साहब के लिए और यूएसए के लिए वो है इनरिच्ड न्यूक्लियर मटेरियल, और ये गारंटी करना कि मज़ीद इनरिचमेंट आने वाले सालों में नहीं होगी, और ये दहाइयाँ लग जाएंगी इस काम को, नो इनरिचमेंट विद ईरान को। तो अगर ये फोकस है और इसी फोकस को आप वो रखें तो हमारे लिए भी ये फोकस बड़ा अहम है। ये बेसिकली उसने उनको पब्लिकली जो है ना वो शेम करना, उनकी उनको अपना ताबेदार दिखाना, कमीन दिखाना अपना, कि मेरे सामने मरून मिन्नत है मेरे ये कि मेरी लॉबी इनको इलेक्ट करके लाती है। आप कहेंगे यार जेडी वैंस क्यों, वो तो वाइस प्रेसिडेंट बन चुका है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट बनना चाहता है, तो वो मिन्नत समाजत कर रहा है। और अब एक क्रॉस रोड्स पे आए हुए हैं पॉलिटिशियंस और मुल्क, कि अब आपकी फॉरेन पॉलिसी या आपकी वोटिंग स्ट्रेटजी के ऊपर इसराइल या ज़ायोनिज़्म एक एजेंडा पॉइंट है या नहीं है। फ़र्क ये था कि पिछले 40-50 साल में कॉस्ट कोई नहीं थी इसका सपोर्ट करने की, और फ़ायदे ही फ़ायदे थे, और इसको ना सपोर्ट करने की बहुत हाई कॉस्ट थी इस कॉज को, और इसको इसके ख़िलाफ़ जाने के लिए वो सारा मामला आपके सामने है। तो अब मामला चेंज हो रहा है, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है या जो कॉस्ट ऑफ टास्क है कि आप इसको सपोर्ट करें, तो उसके बदले में एक कीमत आई जा रही है कि क्या मतलब तुम एज आप मुल्क भी देखें, फॉरेन पॉलिसी में आपके लिए मुश्किलात आएगी आएगी, और आपको इंडिविजुअल लेवल पे भी देखें, आपका पॉलिटिकल करियर, कोई पब्लिक करियर हो, पहले इसराइल की आप 100 तारीफ़ें करें, कुछ नहीं, अब करें तो सही, पब्लिक के अंदर आप किसी महफिल में करें तो सही इसराइल की तारीफ़ या उसकी हिमायत या उसका दिफा करने की कोशिश करें, तो द कॉस्ट ऑफ सपोर्टिंग ज़ायनिज़्म बढ़ता जा रहा है, एंड द कॉस्ट ऑफ गोइंग अगेंस्ट ज़ायनिज़्म घटता जा रहा है। अब इस सारे के अंदर जेडी वैंस और बाकी पॉलिटिशियंस अभी भी डबल डाउन कर रहे हैं, ये नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ी जीत है। उसने कहा कि हमारे दरमियान बड़ी दरार पड़ गई है, लोगों ने कहानी बनाई है, बिल्कुल झूठ पर में बनी, बल्कि इसके बरक्स बिल्कुल सच है। वो ये है कि कोई भी आदमी जो प्रेजेंट था कॉन्वर्सेशंस में, वो डेली डिस्कशन कर रहा था सदर और उसकी टीम के साथ, वो गवाही दे सकता है कि वो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन कर रहा था इस लेवल पे कि जिससे पहले कभी एग्जिस्ट नहीं की, ना इसराइल की तारीख में, ना कभी तारीख़ यहूदी कौम के। यानी वो नेतन्याहू अपने आप को यहूदी कौम के लिए एक लार्जर दैन लाइफ कैरेक्टर बना के पेश कर रहा है। इस पे ज़ाहिरी बात है बहुत सख्त रिएक्शन आया अमेरिका में कि क्या मतलब इसको ब्रीफिंग मिलती है। रिप्रेजेंटेटिव मार्क पोकैन, ये वाशिंगटन विस्कॉन्सन के हैं, इन्होंने कहा कि ट्रंप एडमिन जो है वो डेली रिपोर्ट करती है नेतन्याहू को ईरान की जंग के ऊपर, लेकिन ना कांग्रेस को ना अमेरिकन अवाम को करती है। इसके बारे में ज़रा गौर और फिक्र कीजिएगा। सेनेटर क्रिस वैन हॉलन ने मैरीलैंड से कहा भी कि इन दोनों डेमोक्रेट्स हैं कि आई वाज स्ट्रक, यानी मैं शॉक हो गया इस बात से, इस गुफ्तगू से नेतन्याहू की जो फरमाई है कि वो हमें ये बता रहा है कि उसको रोज़ाना ब्रीफिंग मिलती है हर सुबह एडमिन से, जबकि वो ब्रीफिंग जो है ना वो कांग्रेस को कर रहे हैं। हम तो ये सारी बातें अखबार से समझते हैं कि भाई क्या हो रहा है जंग के अंदर, हमें तो बताया नहीं जाता हो क्या रहा है। जो नेशनल काउंटर टेररिज्म के सेंटर के डायरेक्टर थे पुराने, जो कैंट साहब, अभी जिन्होंने रिज़ाइन किए, नौजवान, वो जो इराक वॉर का लड़ा हुआ ऐसे हैंडसम कद काट वाला, आपने देखा होगा, उसका इंटरव्यू भी तकर कार्लसन ने किया था। उसने कहा कि अपकमिंग नेगोशिएशंस फेल कर जाएंगे अगर हम रिस्ट्रेंट नहीं करेंगे, इसराइल को नाथ नहीं डालेंगे हम, और उनको जो तमाम हमने एक्सेस दिया हुआ है अपनी डिसीजन मेकिंग और इंटेलिजेंस का, कि वो हर चीज़ जान के जाके फिर वो ख़राब कर देते हैं। इसकी मिसाल ये है कि भाई अली लरजानी से नेगोशिएशन चल रही थी अमेरिका की, तो रात को ट्रंप कह रहा है कि बड़े हमें रीजनेबल लोग मिले हैं बात करने को, तो अगली सुबह उनको शहीद कर दिए इसराइलियों ने, बिकॉज वो कंप्लीट इम्यूनिटी के साथ एक्ट कर रहे हैं। इजरायली जो है वो ज़ीरो इनरिचमेंट के लिए पुश कर रहे हैं, बिकॉज वो जानते हैं कि ईरान के मामले के लिए पॉइजन पिल है और ये मज़ीद जंग को बढ़ावा देगा। हकीकत यही है दोस्तों कि जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट वाली बात है, अब उस पर ईरान पीछे नहीं हट सकता, उसका मौक़िफ़ ये नहीं बन सकता चलो बाकी सारी मेरी गल्ला मान लो, तो मैं बम छाड़ देना, ये नहीं छोड़ सकता। अब बम छोड़ने का मतलब ईरान की मौत है। माजरत के साथ उसकी हर नेगोशिएटेड सेटलमेंट भी जिस तरह इस्लामाबाद में हुई है आने वाले दिनों में होगी, उसकी डिलेइंग एलिमेंट भी उसके लिए शायद मौत का बायस बन जाए। उसको सूट करता है ड्राइविंग सीट में बैठ के कि जंग को वो एस्केलेट करे जब तक कि अमेरिका को माजरत खुद ना करनी पड़े। अब इस पे बड़ा सख्त जो है रिस्पॉन्स ईरान के वीपी मोहम्मद रज़ा आरिफ साहब ने भी दिया है कि पहली बार है तारीख़ में कि सीनियर हुकाम जो हैं, एक हुकूमत के जो आला हुकाम है, सीनियर हुकाम है, वो डेली ब्रीफिंग दे रही हैं एक और मुल्क के सदर को। अब अमेरिका के अंदर आप हैरान होंगे, फ्रॉम जब मेरा बचपन था और आज जहाँ मैं खड़ा हूँ, अमेरिका की अक्सरियत तमाम जानती है कि इजरायली लॉबी अमेरिका के ऊपर एक बोझ है, और वो अमेरिका से वो काम लेती है कि जो उसके हक़ में नहीं, उसके फेवर में ख़ुद के नहीं होती, और वो इसराइल की खातिर अपना नुकसान कमाता है। अब आप मुझे बताएं, जो इस वक्त वोटर है, जो 40 साल से छोटा है,
वो ये देख रहा है। क्या कभी इसराइल को वो बर्दाश्त करेगा? नहीं। नेतन्याहू के अंदर भी ये एक ख्वाहिश है। उसके आप रेटरिक देखें तो कई बार बात करते हैं कि अमेरिका से डीकपल करने का हमारा वक्त आ गया, कि हम अमेरिका से अलग होकर अपनी इंडिपेंडेंट साख दुनिया में मनवाएं। तो चूंकि इसराइल अपना कद बढ़ा नहीं सकता, तो वो चाहता है कि दूसरों का कद कम कर दिया जाए, और कद कम करने का तरीका ये है कि उनके घुटने, गोडे गिट्टे तोड़ दिए जाएं। और इराक को देखें, सीरिया को देखें, लिबिया को देखें, तो तमाम खत्े के ममालिक में से अक्सरियत को अमेरिका ने वाकई में मार मार के उनके गिट्टे गोडे तोड़ दिए हैं। तो ये अब सूरत हाल ज़्यादा देर नहीं चल पाएगी, बिकॉज इसराइल को भी पता है कि अमेरिका की खातिर, अमेरिका के साइड से उनके पास बहुत थोड़ा टाइम लाइन रह गया, क्योंकि जो बिल्टअप हो रहा है, जो कैंट जो फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ काउंटर टेररिज्म है, मैं तो मानता ही नहीं हूँ कि ये कोई इंडिपेंडेंट एक्शन से बाहर आए। मैं तो मानता हूँ कि ये डीप स्टेट का कोवर्ट ऑपरेशन है, कि वो टोटली फेक एंड गे तरीके से वो क्विट कर रहा है अपनी जॉब को। कि मैं तो बिलीव ही नहीं करता, आई कांट बिलीव कि हम ये कर रहे हैं, माय गुडनेस। मतलब जिस जंगली ने इराक वॉर लड़ी हो, और एक नहीं, दो नहीं, 10 बार लड़ी हो, अपनी बीवी मरवाई हुई हो सीरिया की लड़ाई के अंदर। सो वो बंदा, दिस इज डीप स्टेट एज इट कम्स। ये जेडी वैंस हो, मार्को रूबियो हो, जो सारी बातें की जा रही है ना कि मार्को नाराज था, जेडी कहता था ईरान पे हमला नहीं करना, ये अमेरिका अपने आप को भी डिकपल कर रहा है इसराइल की मजबूरी के साथ। डोनाल्ड ट्रंप एक मेरे ख्याल में मास्टर क्लास परफॉर्मेंस दे रहा है पागलपन दिखाने की, कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रही हो कैसे रहा है, बीबीडी 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 ये सारे मेरे अफसर कर रहे हैं, ये तो इसराइली मेरे से करवा रहे हैं। मार्को रूबियो ने पहले दिन ही कह दिया था, आपको याद है जंग के, कि देखें ये तो हमने इसराइल करने लगा था हमला, तो हम इसमें साथ साथ उनके पीछे पीछे दुम बने आ गए। भाई ये ऐसी गलती से बातें नहीं कही चाहिए थी, ये गलती से ट्वीट नहीं होते, ये सब बड़े प्लान तरीके से किया जा रहा होता है। इस सब को मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल में अगली जो बात है वो ईमान ताज़ा कर देने वाली बात है। जनाब उम्मत के लीडर तैयब रजब अर्दोगान, उन्होंने कह दिया अमन कायम होएगा इसराइल के बावजूद। और ये फुल प्लेटफॉर्म एड्रेस था अपनी, उन्होंने जो इंटरनेशनल एशिया पॉलिटिकल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने इस्तांबुल में एड्रेस किया। और ये 12, आज आप बात कर रहे हैं 15 अप्रैल को, ये 12 अप्रैल को उन्होंने बड़ी शानदार धुआंधार तकरीर किया कि अगर अमन होएगा हमारे ख़त्े में, तो वो इसके बावजूद कि सुहयोनी रियासत चाहती है या क्या चाहती है। अगर स्टेबिलिटी होएगी, इस्तेकाम होगा, तो वो हमारे ख़त्े में कायम होगा। और ये कायम होगा इसके बावजूद कि इसराइली रियासत जो है वो बिल्कुल इसके बरक्स काम कर रही है, इस डिलूजन में कि उसको जैसे कोई सरज़मीन फ़लस्तीन जो है वो वादे में मिली हुई है। अगर अमन कायम होगा हमारे इस खून से सींची हुई जोग्राफिया के अंदर, ये बड़े डायलॉग हैं तारीखी। मतलब यहाँ जो खिता है हमारा, ये नरम खिता तो नहीं है यार, ये सारा कुछ खून में सींचा गया है। यहाँ एक एक इंच जो है वो उसके लिए हज़ारों लाखों जानें देनी पड़ती हैं। जो खून से सींचा हुआ हमारा खिता है, इसमें इसके बावजूद यहाँ अमन कायम होगा इसराइल के। और इसके अपने सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी ताल्लुकात दूसरों के साथ जुड़े हुए हैं। अपने अंदर इसकी इंटरनल सिक्योरिटी का तस्वर कोई नहीं है, कि ये खुद जैसे अपने आप पैर पे खड़ा होने वाला एक मुल्क हो, ये पैरानॉइड मुल्क है। और तमाम जब कोई हल्की सी भी किरण, तमाम अंधेरों में हल्की सी भी किरण आती है ना अमन की, तो ये इसको दोबारा सैबोटाज करने की कोशिश करता है, जिस तरह से इसने कई बार पहले किया। बिकॉज ये बेसिकली अब ये एक स्पायरल में चला गया ये मुल्क, इसने लड़ना ही है कॉन्स्टेंटली। हम तमाम इंसानियत के सामने कोशिश करते हैं कि हम वो आग बुझाएं जो हमारे खित्ते में लगी जा रही है, भड़कती जा रही है, फैली जा रही है, और जो एक नेटवर्क बन चुका है मैसेकर का, जो लकड़ियों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है पूरे एक नेटवर्क और एक डिसिप्लिन के साथ, कि वो आग के अंदर जाके उसका ईंधन बने मज़ीद, यानी मज़ीद आग को भड़काई जा रहा है। हम जानते हैं बेशक कि ये कंटिन्यू करेगा, और इसराइल जो ब्रेजनली बेहूदगी से, बदतमीज़ी से टारगेट करेगा। और हम जो है तुर्की और स्पेन जैसे मुल्क जो हैं अमन की आवाज़ उठाते रहेंगे। तुर्की स्पेन का बड़ा शानदार कनेक्शन बन गया। वो अपने ख़रीदे हुए कलम, ख़रीदे हुए मीडिया और ख़रीदे हुए प्यादों के ज़रिए उनको इस्तेमाल करेंगे, लोगों को खामोश करेंगे। जिन लोगों के अंदर कुछ अखलाकियात है, कुछ इंसानियत है, लेकिन वो जो मर्ज़ी कर लें, वो दलेर दिल को, शेर दिल को और वो चुप नहीं करा सकते, और वो किसी के दिल को जकड़ नहीं सकते जो हक़ और सच के दिफा में साथ खड़ी है। भाई ये धुआंधार तकरीर क्यों? अब क्या हुआ ऐसा, इसके बावजूद कि इसराइल के ताल्लुकात हैं सफारती और सियासी और माशी? हकीकत ये है कि अब इस्तांबुल की बारी आ गई है, टर्की की बारी आ गई है। इसराइल हैज़ इट साइट सेट, और जो नेक्स्ट उसका टारगेट है वो सो कॉल्ड सुन्नी एक्सेस है, जिसने एज सेल्फ डिस्क्राइब्ड। और जैसे कि उन्होंने कहा है वो इजरायली मिनिस्टर ने,
कि तुर्की जो है वो नया ईरान है। मैं कहता था क्या मतलब है, अल्लाह जाने। हकीकत ये है कि पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया, मिस्र, ईरान, ये 5 या 6 सबसे बड़े मुल्कों में से हैं मुसलमानों के। एक एक करके अलग अलग लड़के ज़िबा हो सकते हैं इसराइलियों के हाथों, अमेरिकनों के हाथों, या इकट्ठे एक मुठ होके एडवांटेज लेते हुए कि जो ईरान ने ऑलरेडी इतना शानदार तरीके से अपना दिफा कर लिया और वीकन कर दिया अमेरिकन एम्पायर को ख़त्े में और इसराइल की पोजीशन को, तो हम सब उसके अंदर कूद पड़े अपने अपने तरीके में। इसमें सबसे खुशाइन खबर मेरे लिए जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज की डिप्लॉयमेंट है सऊदी अरेबिया के अंदर। खौफ लोगों के अंदर है कि ये ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी, लेकिन उम्मीद लोगों के अंदर ये है कि ये अपने असली मकसद के लिए वहाँ पर जाके बैठ गए हैं कि बग़ैर रीफ्यूलिंग के जाके वो तेल अवीव के ऊपर फ़िज़ाओं में एयर डोमिनेंस कायम कर सकते हैं। अब मिडल ईस्ट की जंग हमारे पास आ गई, या अब तो हम चल के जा रहे हैं मिडल ईस्ट की जंग के पास। तो ये इनएविटेबल है अनफॉर्चुनेटली। इसमें एक बड़ा फैक्टर है जो आपको मुझे पता नहीं पसंद, आजकल की नौजवान नस्ल को, हमारी हुकूमत को ख़ास तौर पर नहीं पसंद, वो इस्लाम है। कि अब हम इसमें से निकल नहीं सकते हैं। ये एक ऐसा मामला है कि इसमें हम मुखलस हो जाएं तो हमें दुनिया का ये अजीम तरीन इज़्ज़तदार लोगों में से बना देगा, और अगर इस तरह हम इखलास ना कर सकें तो पिछले 250 साल की ज़िल्लत तो आपके सामने है, खसूसन पिछले 78 साल की ज़िल्लत तो आपके सामने है कि आप अभी भी बरतानवी ताज के जाके केक ही काटते रह जाते हैं कौंसलेट के अंदर, कि कहीं हमारी बात किसी आवाज़ में सुनी नहीं जाती। हमें चिकन चाउमीन और बीफ चिली ड्राई के हवाले दे के कहना होता है कि हमने बहुत अच्छे अमन की टॉक्स करवाई हैं। इसके बावजूद कि हमारे पास रॉ और रियल ताकत है, वो ट्रांसलेट नहीं होती। अल्लाह ताला डंडों से नहीं पुट्ठी मत दे के मारता है, तो पुट्ठी मत आई हुई है कौम को। एक ही चीज़ है दुनिया में जो हमारी तकरीम का बायस बन सकती है, वो है हमारा इस्लाम। तो हमें इस्लाम के निज़ाम के लिए कायम करने के लिए स्ट्रगल करनी होगी। तो उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। दुआ कीजिएगा मुल्क की खुदादाद के लिए कि ये असल बुनियादी मकसद की तरफ अपने आए, और जो खित्ते के अंदर पॉजिटिव चेंज आ रहा है इन मुल्कों के अंदर, अब वो डोमेस्टिकली भी ट्रांसलेट करें। जो सो कॉल्ड लोड शेडिंग के नाम पे हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, सो कॉल्ड टैरिफ्स के नाम पे हमें प्राइस हाइक्स दी जा रहे हैं पेट्रोल और ऑयल के, इसके मामले को तब्दील किया जाए। हम IMF रजीम से जान छुड़ाना चाहते हैं। कर्ज़ की अदायगी से नहीं, ओडीएस डेट डिक्लेरेशन के साथ निकलो, और वो एलीट जिन्होंने ये कर्ज़ लिए हुए वो पुल और अंडरपास और ट्रेनें और बाकर और शाकर बनाने के लिए, उनका भी एहतसाब किया जाए। हम इस डॉलर रजीम के तहत, पेट्रोल डॉलर रजीम के तहत नहीं दबना चाहते। हमें ईरान से सस्ता गैस और तेल चाहिए, हमें सेंट्रल एशिया से सस्ती गैस और तेल चाहिए, हमें अफ़गानिस्तान से अमन चाहिए। हमारा एक ही दुश्मन है ख़ित्ते में, उसका नाम है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। और दुनिया में हमारा एक ही दुश्मन है, उसका नाम है इसराइल, इसराइल, इसराइल। ये 2 चीज़ें हैं जो अपना वजूद मिटाएंगी तो पाकिस्तान थ्राइव करेगा, नहीं तो पाकिस्तान का वजूद मिट जाएगा। और अगर मैंने नई ज़दारी को वो वाली तकरीर बन गई थी, माज़रत चाहता हूँ, सॉरी, बट अस्सलाम वालेकुम।